हाँ प्यारे बच्चों, अब समझना है एक एक चीज को। अब आगामी जो आपके 30 जून से लेकर के 10 जुलाई तक जो अग्निवीर का एग्जाम है, उन एग्जामों को देखते हुए विशेषकर अग्निवीर के लिए जितने भी जो आपके जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। अब सिर्फ आपकी थ्योरी की क्लास से चलेगी दो, एक तो स्टैटिक जीके की क्लास चलेगी शुक्रवार को और एक शनिवार के दिन। 2 दिन थ्योरी की क्लास है। बाकी आपकी जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे पॉलिटिकल हो, जियोग्राफी हो और इतिहास, प्रश्नों को बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है लगभग 80% प्रश्न वापिस क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो इन प्रश्नों को आप याद कर लोगे तो भी आपके जीके के 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 में से 10 प्लस स्कोर हो जाएगा, गारंटी के साथ में कह रहा हूं। यदि आप इनको याद करोगे, टाइम पास नहीं करना है। अब 25 दिन है तो 25 को 50 दिन बनाना है। पढ़ने की स्पीड को डबल करो। अब थोड़ा सा आराम का टाइम है उसे कम कर दो। 5 या 6 घंटे नींद का पिए, 2 या 3 घंटे पढ़ाई करके 10 मिनट या 20 मिनट आराम। उसके बाद में फिर 2 घंटे का फिर पीरियड बनाओ, फिर 2 घंटे का, फिर 2 घंटे, ऐसे करके आप कम से कम अभी 10 से 12 घंटे पढ़ाई करो। तब जाकर के ये अग्निवीर का जो पेपर है आपको लगेगा कि बहुत इजी पेपर है और कुछ नहीं है। ठीक है ना। अब ये प्रश्नों की क्लास रहेगी। अब थोड़ी सी स्पीड में इसमें ज़्यादा रखूंगा क्योंकि लिखना आपको है नहीं, सिर्फ समझना है। और साथ में अपने जो ये नोट्स है इसको साथ में नोट्स रखो। और मैं प्रश्न करा रहा हूँ, साथ में इसके टिक लगा दो, पेन रखो साथ में। अब जैसे कि ये प्रश्न है ना, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है जेमिनी। तो इस प्रश्न पे आप क्या लगा दोगे? राइट का निशान लगा दोगे। क्या लगा दोगे? राइट का निशान। साथ में पेन रखो और साथ में अपने नोट्स है इस पे क्या लगाओगे? टिक लगाओगे, है ना। दिमाग को क्या रखोगे? बिजी रखोगे, खाली दिमाग नहीं रखना है। और ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जो ये दर्शन है ना, ये दर्शन याद कर लेना। यहां से एक प्रश्न आने की संभावना है क्योंकि आपको पता है कि बीच में एक न्यूज चल रही थी, एक अखबार की कटिंग भी चल रही थी, वो फेक थी कि अग्निवीर का एग्जाम 2 पारियों में होगा। अग्निवीर का एग्जाम है 2 पारियों में होगा, लेकिन अग्निवीर का लगभग आपके 20 प्लस पारियों में एग्जाम होने की संभावना है। ऑनलाइन एग्जाम होगा, माइनस मार्किंग है। ठीक है ना। तो प्रश्न आएंगे और प्रश्न के साथ में टिक करते रहना। भाई, पूर्व मीमांसा के दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जेमिनी। आपसे पूछ ले न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? आपसे पूछ ले सांख्य, कपिल मुनि। आपसे पूछ ले योग दर्शन, पतंजलि। ठीक है ना। ये 3-4 महत्वपूर्ण जो दर्शन है उनको याद कर लेना। एक है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा दर्शन के जनक कौन है? कौन है भाई? जेमिनी। उसके बाद में उत्तर मीमांसा, ये भी एक दर्शन है। ठीक है ना। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? बदरायन। सीधा प्रश्न आएगा, ध्यान रखना, गलत नहीं होने चाहिए। और साथ में इनके क्या लगाते रहो? टिक लगाते रहो कि ये प्रश्न हमने पढ़ लिया है। ठीक है ना। याद करो, याद करने की कोशिश करो, बार बार पढ़ो। मैं जब तक आपको प्रश्न समझा रहा हूं तब तक आप एक बार इस रजिस्टर में जो आपके है नोट्स, उसमें इसको पढ़ो। तो एक बार मैं समझा रहा हूं, 1-2 बार आप पढ़ लोगे तो ये नोट्स आपके 3 बार रिविजन हो जाएंगे। कितनी बार? 3 बार। एक बार वापिस याद कर लोगे तो ये पूरे नोट्स आपको याद हो जाएंगे। और कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, नोट से बाहर है, तो भी आप क्या करोगे? सही करोगे, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। इतना याद कर लोगे, इतना मैटर याद कर लोगे तो भी आपके लिए काफी है। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, लोकायत दर्शन के प्रवर्तक कौन है ना? चावर्क। कौन है? चावर्क। ठीक है ना। ये बात आपको याद रखना है। लोकायत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? चावर्क। कौन है? चावर्क। ठीक है ना। पूर्व मीमांसा के कौन है? पूर्व मीमांसा जेमिनी। ठीक है ना। ये 5 से 6 दर्शन आपको याद करने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, व्याकरण पर आधारित प्राचीनतम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? कौन है? पाणिनि। ठीक है ना। और ये अष्टाध्याय, ध्यान रखना, अष्टाध्याय व्याकरण की, है ना, व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। क्या है? प्रथम पुस्तक। आपसे पूछ ले कि व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्याय।
और अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है? पाणिनि की। किसकी है? पाणिनि की है। और माना जाता है कि व्याकरण की उत्पत्ति किससे हुई है भाई? ध्यान रखना, अष्टाध्यायी पुस्तक से हुई है। और इसके लेखक कौन है? पाणिनि। कौन है? पाणिनि। नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करें, सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा है? ध्यान रखना, सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र है वीणा। कौन है? वीणा। वीणा ध्यान रखना, नारद जी का क्या है ना? नारद जी का प्रमुख वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र। ध्यान रखना। अब समझना, देखा जाए तो सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र है डमरू। कौन सा है? डमरू, जो भगवान शिव का है, भगवान शिव का। यदि ऑप्शन में दोनों है, समझना, यदि ऑप्शन में डमरू और वीणा दोनों है कि विश्व का यह सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा है, डमरू भी है और वीणा भी है, तो राइट आंसर होगा डमरू। ध्यान रखना, भगवान शिव का वाद्य यंत्र है। आपसे पूछ ले, अभी मैं यहां से ऑप्शन चेंज कर रहा हूं, यहां से ध्यान रखना, यहां पे लिख देता हूं सितार की जगह डमरू, तो राइट आंसर होगा डमरू। यदि ऑप्शन में डमरू नहीं है तो क्या करोगे? तो क्या करोगे? वीणा। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, कौन सा वेद कर्मकांड से संबंधित है? कौन सा वेद कर्मकांड से संबंधित है? टिक लगाते जाओ, है ना, साथ में टिक लगाओ, लगा रहा है ना पीछे, है ना? पेन नहीं है? अरे इसको भाई पेन दो ना। अरे भाई याद करो, ध्यान रखना, जो आपके साथ में सामने पर्सन है, मुझे दे ये एक बार नोट्स देना, एक बार लेके आ। मैं बता रहा हूं याद करने का तरीका। अब देखो ये नोट्स है, ठीक है ना, ये नोट्स इसने तो बहुत अच्छी तरीके से इस पे राइट के निशान लगा रखे हैं। अब देखो मेरी बात सुनो, अंग महाजनपद की राजधानी क्या है? चंपा। तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लो, इसके नीचे अंडरलाइन कर लो और इसको लिख देना चंपा। ये ना मेरी बात सुनो, इसको अंडरलाइन करो, इसको इसके राइट के निशान ऊपर लगाओ, याद हो जाएंगे। जितनी बार आप गोल घुमाओगे, पेन का गोला करोगे, तो आपके दिमाग में आएगा। उस समय मैंने इस पे टिक लगाया था, ठीक है ना। तो याद करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है ना। सबसे प्राचीनतम है भाई वेद कौन सा? आपसे पूछ रहे, सबसे प्राचीनतम वेद, सबसे प्राचीन वेद तो वेद है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद, ठीक है ना। अब आपसे पूछ ले, संगीत से संबंधित आपसे पूछ ले, यज्ञ या युद्ध, है ना, युद्ध से, और कर्म कांड जादू टोना, कर्म कांड जादू टोना, तो ध्यान रखना संगीत का संबंध है सामवेद। और यैसे यज्ञ, यैसे यजुर्वेद, और कर्म कांड और जादू टोना वंशीकरण का संबंध किससे है? ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद, है ना। ध्यान रखना, कर्म कांड, जादू टोना, वंशीकरण, बात याद कर लेना, है ना। राइट आंसर है अथर्ववेद। और इसी कारण ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये आपके वैदिक सभ्यता इसका क्या हो गया था? पतन हो गया। कर्मकांड समझते हो ना, कर्मकांड, जादू टोना, वंशीकरण, और ध्यान रखना जो चिकित्सा, जो औषधि है ना, इसके बारे में जानकारी मिलती है अथर्ववेद। और ये सबसे नवीनतम वेद है, ध्यान रखना, सबसे नवीनतम वेद है। और इसी वेद की वजह से आपके ऋग्वेद का क्या हुआ था? पतन हुआ। इसको सीधा बेटा भाई, सीधा बैठ जाना, धरती पे बाहर है क्या तुम, है ना। ध्यान रखना, मैंने क्लास में भी आपको लिखवाया था कि भाई कर्मकांड, जादू टोना, वंशीकरण, क्योंकि इससे अंधविश्वास बढ़ गया। अब कर्मकांड कौन करता है? ब्राह्मण करता है, नहीं करता है ना। अब ध्यान रखना, ब्राह्मणवाद बढ़ गया। और इसी समय ध्यान रखना, आपको पता है कि लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व ध्यान रखना,
धार्मिक क्रांति की शुरुआत होती है, धार्मिक क्रांति, और नए धर्मों का उदय होता है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। लोगों ने वैदिक सभ्यता को छोड़ के किस धर्मों में आ गए थे? जैन धर्म और बौद्ध धर्म में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, इसमें क्या लिखा हुआ है, काट देना भाई, ठीक है ना। इसमें राइट आंसर होगा अथर्ववेद, ठीक है ना। यज्ञ से संबंधित, युद्ध से संबंधित आपसे पूछ ले तो क्या करोगे? यजुर्वेद करोगे। मैंने ये भी बताया था, यह से यज्ञ और यह से यजुर्वेद, स से संगीत और स से सामवेद, ठीक है ना, ये याद कर लेना। उसके बाद में प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, ठीक है ना। प्रथम है विधि निर्माता कौन है? मनु। इसके बारे में भी मैं पढ़ा चुका हूं इतिहास में, ठीक है ना। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? मनु स्मृति। मनु स्मृति ये पुस्तक है विधि की या कानून की प्रथम पुस्तक है, कानून की प्रथम पुस्तक है, ध्यान रखना। ये कानून की क्या है? प्रथम पुस्तक है, ठीक है ना। मनुस्मृति ये मनु की पुस्तक है, ये कानून की, ध्यान रखना, ये विश्व की प्रथम पुस्तक है, ये विश्व में कानून की प्रथम पुस्तक है, कानून की प्रथम पुस्तक है, ठीक है ना। इसको भी लिख देना साइड के ऊपर, ठीक है ना। मनुस्मृति ने ना ये पुस्तक है, इसमें कानून के बारे में जानकारी मिलती है। विधि का मतलब क्या है? कानून, ठीक है ना। और ये कानून की पहली पुस्तक है मनुस्मृति। ये किसने लिखी है? मनु ने लिखी है, ध्यान रखना, है ना। नहीं, ऋग्वेदिक काल के बाद की है भाई। हाँ, कौन है? मनु एक साहित्यकार था, लेखक था, जब भी तो इन्होंने पुस्तक लिखी है। उसके बाद में किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र, ठीक है ना। इंद्र को युद्ध का देवता, युद्ध का देवता, ठीक है ना। किला विनाशक देवता। मैं साइड में जो आपकी चीजें लिख रहा हूं ये अपने नोट्स पे लिख देना साइड में, ठीक है ना। जहां भी आपको जगह मिले तो साथ में इसको लिख देना, किला विनाशक। और ध्यान रखना, ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता, ऋग्वेदिक काल के प्रमुख देवता, प्रमुख है देवता, ध्यान रखना, ऋग्वेदिक काल के प्रमुख है देवता, ठीक है ना। इंद्र को क्या कहा जाता है? पुरंदर कहा जाता है। वेदांगों की संख्या कितनी है? कितनी है? 6, ठीक है ना। वेदांग, मेरी बात सुनो, देखो वैदिक साहित्य के बारे में बात करें तो वैदिक साहित्य में एक तो आते हैं वेद, है ना, और वेद के साथ में उसके आते हैं उपवेद, एक आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है ना। एक ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, एक आते हैं आर्यणक ग्रंथ। क्या आते हैं? आर्यणक ग्रंथ। आर्यणक ग्रंथ का मतलब क्या है? आर्यणक ग्रंथ का मतलब है वनों में लिखा गया, ठीक है ना। ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब है ब्राह्मणों द्वारा लिखा गया। अब ध्यान रखना, ये वेदांग ध्यान रखना, वैदिक साहित्य के भाग नहीं है, ध्यान रखना। एक तो बात, वैदिक साहित्य के भाग नहीं है। अब इसमें ध्यान रखना, वेदांग इनकी संख्या क्या है? 6। कितनी है? 6। अब इसमें ध्यान रखना, शरीर के अलग अलग अंगों के बारे में ध्यान रखना, जैसे कि व्याकरण की उत्पत्ति कहां से हुई है? मुख से, ठीक है ना। आंख, हाथ, पैर, ठीक है ना। तो एक वेदांग रूपी एक पुरुष को बताया गया कि इससे व्याकरण की उत्पत्ति हुई है, इससे ध्यान रखना अन्य ग्रंथों की उत्पत्ति हुई है। तो ये एक क्या है? ग्रंथ है भाई, क्या है? एक ग्रंथ है, ध्यान रखना। और ये ग्रंथ वेदांग, ध्यान रखना, वैदिक साहित्य का भाग नहीं है, ध्यान रखना, वैदिक साहित्य का भाग नहीं है, साहित्य का भाग नहीं है। क्योंकि वैदिक साहित्य के बाद में, वैदिक काल के बाद में वेदांगों की रचना हुई है। वेद को शॉर्टकट रूप में लिखना, वेदों को क्या लिखना है? शॉर्ट में लिखना, वेदांग।
और वेदांगों की संख्या कितनी है? 6, ध्यान रखना। कितनी है? 6। और वैदिक साहित्य की बात करें तो वैदिक साहित्य में एक तो आते हैं वेद। क्या आते हैं? वेद। और वेद कितने हैं भाई? 4। उसके बाद में ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ है ना, और एक है उपवेद, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें है ना, उसके बाद में बात करें आरण्यक, आरण्यक ग्रंथ। तो ये है आपके वैदिक साहित्य के बाद। और वेदांग नहीं, क्या है? वेदांग है वेद, है ना भाई। पुराण भी ध्यान रखना, पुराण, पुराण ये भी किसके भाग है? वैदिक साहित्य के। और ये वेदांग है ना, वेद को शॉर्टकट में रूप में लिखने के लिए भाई 4 वेद है। कितने वेद है? 4। अब वेद को समझने के लिए उसकी सरल भाषा में ही क्या लिखे गए? वेदांग लिखे गए, ठीक है ना। और इनकी संख्या कितनी है? 6 है, ध्यान रखना। और ये वैदिक सभ्यता के बाद में लिखे गए। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, महाभारत है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है ना। बच्चों ध्यान रखना, महाभारत के लेखक कौन है? गीता के लेखक कौन है? ठीक है ना। अब मुझे बताओ, क्या वेद व्यास एक व्यक्ति है? हाँ, वेद व्यास एक व्यक्ति है क्या? वेद व्यास एक उपाधि है। क्या है? वेद व्यास एक उपाधि है। अब ध्यान रखना, भगवत गीता और महाभारत ये लिखने वाले हैं ना, ये वेद व्यास अलग अलग है। कोई महान ज्ञाता था, ज्ञानी था, जिसके वो धर्म के बारे में नॉलेज है ना, जैसे कि महाभारत के बारे में है ना, भगवत गीता के बारे में, उसे क्या कहा जाता है? वेद व्यास। आज भी आप कोई भगवत कथा सुनते हो तो जो भगवत कथा सुना रहा है, जो साधु होते हैं, संत होते हैं, बैठने का स्थान उसे कहते हैं व्यास गद्दी। कहते नहीं कहते है ना, व्यास गद्दी पे हर कोई नहीं बैठ सकता है। तो ये वेद व्यास एक उपाधि है, ध्यान रखना। क्या है? उपाधि, ठीक है ना। और अलग अलग व्यक्तियों द्वारा धारण की गई। और वेद व्यास जी को ही ध्यान रखना, भारत के इतिहास का, भारत के इतिहास का क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है, ठीक है ना। वेद व्यास एक उपाधि है। और वेद व्यास नामक एक व्यक्ति ने, ध्यान रखना, भगवत गीता लिखी उपाधि लेके ना। अब उसका प्रमाणिक नाम नहीं मिलता है, उसे वेद व्यास जी कहा जाता है। जैसे मेरी बात सुनो, कोई व्यक्ति है, मान लो उस व्यक्ति कोई महाराज हो गया, बहुत बड़ा ऋषि हो गया है ना, महात्मा हो गया है, उसे गुरुजी क्या कहोगे? गुरुजी कहोगे ना। अब उसको आपने कहा है गुरुजी, आपको देकर के आपके परिवार वाले और भी कोई व्यक्ति है, वो क्या कहेगा? गुरुजी। तो उनका नाम क्या पड़ जाएगा? गुरुजी पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे ध्यान रखना, वेद व्यास जी एक उपाधि है, एक ये शिक्षा होती है। जैसे कि आज आपको पता है कि डॉक्टर, कोई डॉक्टर है, ये क्या है? पढ़ाई है या नहीं है? शिक्षा है। डॉक्टर बन गया, उन्होंने डॉक्टर की उपाधि धारण की, है ना। अब मैं एक शिक्षक हूं, तो मुझे शिक्षक गुरुजी गुरुजी बोलते हो नहीं बोलते हो ना, मेरा नाम कम लेते हो, है ना। तो ये ध्यान रखना, एक क्या है? एक उपाधि है भाई, एक ये शिक्षा है। और ये भगवत गीता लिखने वाला और महाभारत लिखने वाला, ये दोनों ही वेद व्यास अलग अलग है। हाँ, उपाधि के नाम पे ना। हाँ, ये एक वेद व्यास, मैं बोल रहा हूं उपाधि है। ये वेद व्यास की एक प्राचीन समय में शिक्षा थी। जैसे कि आज आप पीएचडी करोगे तो आपके आगे क्या लगेगा? डॉक्टर लगेगा या नहीं लगेगा, है ना। तो डॉक्टर साहब ऐसे नाम होता नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना, ये एक शिक्षा ग्रहण करने कोई भी व्यक्ति है, वेद व्यास की जो शिक्षा होती है उसे ग्रहण करेगा, उसे वेद व्यास कहा गया है, ठीक है ना। क्या हुआ? खड़ा हो। अरे मुझे सुना ही नहीं दे रहा भाई, रियल में, है ना। अरे पूछ ले, आराम से पूछ ले ना, टाइम कम है, बहुत कम है ना, फालतू। हाँ, वेद व्यास है, वेद व्यास एक उपाधि। हाँ, तो ये हो रही है ना। हाँ?
मेरी बात सुनो, ये एक उपाधि है वेद व्यास में, ये बोल रहा हूँ ना, ये एक वेद व्यास उपाधि है। और इस व्यक्ति है ना, जैसे कि महाभारत लिखी है ना, महाभारत, ठीक है ना, महाभारत लिखी है ना, जिस व्यक्ति ने महाभारत लिखी है उसकी उपाधि है वेद व्यास, और उसे वेद व्यास ही कहा गया, ध्यान रखना। अब ये मेरी बात सुनो, ये भगवत गीता है, ये भी है किसी व्यक्ति ने लिखी है, उसका नाम ये प्रमाणिक जानकारी नहीं है, उसके पास में उपाधि क्या थी, वेद व्यास, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, इसी कारण नाम कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है, लेकिन ये उपाधि थी, ये वेद व्यास क्या थी, एक है उपाधि, ठीक है ना। आपको याद क्या रखना है, देखो ये एक वेद व्यास उपाधि थी, है ना। और भगवत गीता और महाभारत के रचयिता कौन थे, वेद व्यास जी, ठीक है ना। भारतीय इतिहास के पिता कौन है, वेद व्यास। अब इसके प्रमाणिक नाम क्या थे, इतना आपसे न तो पूछा गया और नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। फालतू में देखो, इन बातों से टाइम आपका खराब हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, जितना आपको बता रहा हूँ, उतनी चीज याद कर लो, ठीक है ना। अब क्योंकि टाइम बहुत कम है, ज्यादा से ज्यादा जितने हो सके उतने हम प्रश्न करेंगे, इतने से। अब और जो नए स्टूडेंट है, कल आपको नोट्स मिल जाएंगे, पास में नोट्स रखना, क्या रखोगे, पास में नोट्स रखोगे, तब आपको जाके क्या आएगा, समझ में आएगा। और सीधा प्रश्न आएगा, आपसे पूछ ले विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, सीधा प्रश्न आएगा, और कई बार प्रश्न आया गया। आपसे पूछ ले कि महाभारत के रचयिता कौन है, वेद व्यास। भगवत गीता के लेखक कौन है, अब ध्यान रखना, महाभारत है ना, महाभारत है के जो रचयिता है, लेखक है वेद व्यास, एक व्यक्ति था, ध्यान रखना। उसका एक पुत्र था, उन्होंने भी इसका क्या किया था, सहयोग किया था, दक्षण कर्षण देपावंत, कर्षण है देपावत। ये वेद व्यास जी का क्या था, पुत्र भी था, इन्होंने भी सब सपोर्ट किया था, ध्यान रखना। इनके पास में उपाधि नहीं थी भाई वेद व्यास की, अरे वेद व्यास एक शिक्षा थी, है ना, क्या थी, एक है शिक्षा थी, समझ गए ना। महाभारत की रचना किसने की है, वेद व्यास जी ने, ठीक है ना। अब कालिदास, ध्यान रखना, कालिदास प्रारंभ में एक व्यक्ति का नाम था, लेकिन आपको पता ना कि भारत में कुल कालिदास कितने हुए हैं, भारत में कुल कालिदास हुए 8। ये फिर क्या हो गई, ये उपाधि हो गई, ध्यान रखना। पीछे इसको खड़ा कर, इसको खड़ा हो, सीधा वोट एक दो ना, बीच में मैं खड़ा हूं ना सामने। देखो मेरी बात सुनो, इंसान की दो पहचान होती है, एक तो यहां पे आप क्लास में आते हो ना, एकदम संस्कारी है ना, संस्कार जो आपके घर के संस्कार है ना, रियल बात बता रहा हूं ना। एक परिवार कैसा है कैसा नहीं है, जो परिवार के सदस्य होते हैं ना, उनके जो बोलने का तरीका है, उनके जो संस्कार है ना, उनसे पता चल जाता है कि उसका परिवार कैसा है, रियल बात बता रहा हूं। और यहां पे आते हो ना, चाहे आपके कैसे भी संस्कार हो, यहां डिपेंड्स के संस्कार के अनुसार आप रहो ना। तो बीच में बोलना, टोकना, करना, अब मैंने इसको बोला, मैं बोल रहा हूं, तेरे पास में इतना अधिकार है कि तू उसे बोल सकता है, हैं? नहीं, मैंने बोल दिया इसको, प्यार से समझा रहा हूं, प्यार से पढ़ लो। किसी को बीच में रोकना, टोकना, ये पसंद नहीं है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों साथ में। कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो पूछो, है ना। ये आलतू फालतू, ये तो है ना, मेरी बात सुन, जो पर्सन है ना एग्जाम की दृष्टि से, अब मैंने बोल दिया कि ये एक वेद व्यास उपाधि है ना। अब इसमें इन्होंने 10 मिनट खराब कर दिए। खराब किसके हुए? आपके, मेरे कुछ नहीं गया है। 10% आपके कम हो गए। जितने हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो। और जो ये अंतिम समय है, आपने अभी तक कुछ पढ़ाई की या नहीं की है, कोई महत्व नहीं है। अभी आप रात दिन करोगे तो आपका पेपर पास हो जाएगा। जो 6 महीने से तैयारी कर रहा है, जो 6 महीने से तैयारी कर रहा है, कोई जरूरी नहीं उसका पेपर पास हो जाएगा। और यदि आप 25 दिन अभी रात दिन एक कर दोगे तो भी आपका पेपर पास हो जाएगा, गारंटी के साथ में कह रहा हूं। लेकिन पढ़ने का भाई तरीका चेंज करो, पढ़ने का तरीका चेंज करो। जितना हो सके उतना पढ़ो, जितना हो सके उतना पढ़ो। आपके पास में जीके के और पर्सन है, कोई जरूरी नहीं मैंने पढ़ाया है,
कोई जरूरी नहीं है, मैंने नहीं पढ़ाया है, मेरे पास में लेके आओ, है ना। आपके पास में कि सर ये अच्छे लगे मुझे, ये पर्सन आ रखे, मैं इन बच्चों को भी बताऊंगा, लेके आओ आप, है ना। साथ में चलेंगे तो सफल हो जाओगे। नहीं तो भाई बहुत भीड़ है, कंपटीशन बहुत हार्ड है, ध्यान रखना। ऑनलाइन एग्जाम है ना, धुआं निकल जाएगा, धुआं, ध्यान रखना। एग्जाम में बैठने जाओगे ना उस समय, और इतना घबराने की आवश्यकता नहीं। आपके टेस्ट हो रहे हैं, ईमानदारी से टेस्ट दो। आपको जब एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, 1% भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि हम एग्जाम दे रहे हैं या टेस्ट दे रहे हैं। इसीलिए बोला हूं कि अभी आपने जो टेस्ट किस हिसाब से दिए कोई महत्व नहीं है। अभी जो आप टेस्ट दे रहे हो ईमानदारी से दो कि मेरा ये एग्जाम है, ये मेरा एग्जाम है। यदि आपके नंबर कम आएंगे तो आपको टेंशन होगी, तो आप ज्यादा पढ़ोगे, है ना। अभी नकल से यदि आप एक दूसरे से पूछ के 50 में से 50 सही कर लोगे तो भी कोई मतलब नहीं है। वहां पे एक एग्जाम हॉल में कोई किसी का नहीं है। आते पर्सन गलत करोगे, ध्यान रखना, आते पर्सन। ये बात बार बार बोल रहा हूं, टेस्ट दिया करो, और जितना हो सके दिमाग, है ना, इस दिमाग की कोई लिमिट नहीं है कि मुझे इतने ही याद होंगे, कोई लिमिट नहीं है ना, अनलिमिटेड है। जितना याद करोगे, जितना आप दिमाग पे प्रेशर डालोगे, जितना आप सोचोगे, उतना ही ज्यादा दिमाग का क्या होगा, विकास होगा। मैं तो बोल रहा हूं अभी तक आप जीरो, रियल बात बता रहा हूं, अभी तक आप जीरो हो ना, तो भी ये अग्निवीर का एग्जाम 25 दिनों में आप पास कर सकते हो। मैं गारंटी ले रहा हूं। ऐसा कोई बच्चा कि सर मैं जीरो हूं और आपके कहने से मैं पढ़ूंगा, मैं स्टाम्प पे लिख दो आप, है ना, मेरे कहने से पढ़ लो आप 25 दिन, पेपर की गारंटी ले रहा हूं कि पास हो जाएगा। रियल बात बता रहा हूं, है ना, कुछ नहीं है भाई, ये सिर्फ दिमाग का, है ना, ये दिमाग और आपकी जो मानसिकता है ना, सोच, मानसिकता जो आपकी सोच है ना, उसका खेल है, और कुछ नहीं है। एग्जाम कोई युद्ध थोड़ी है ना यार, एग्जाम ही है। अब कई तो ऐसे भी है कि भाई क्लास में बैठ के नींद भी आ रही है ना, उसका तो घर वाले ही कुछ नहीं कर सके, मैं क्या करूंगा। रियल बात बता रहा हूं, है ना। कोई भी ऐसा सीरियस है कि सर मुझे पास करना है और मुझे कुछ नहीं आ रहा है, मैं आज भी क्लास में आया हूं 25 दिन में, मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूं कि आप ज़्यादा कुछ नहीं है, 10-12 घंटे अपने आप को झोंक दो, 24 घंटे में 12 घंटे आपको निकालने, आराम से नींद की नींद हो जाएगी, पढ़ाई की पढ़ाई हो जाएगी, मजे से हो जाएगा सिलेक्शन, और कुछ नहीं है। 6 महीने जो पहले से तैयारी करें ना, उनको आप पीछे छोड़ दोगे। सबसे महत्वपूर्ण है अभी जो आप इस समय में क्या कर रहे हो। इस समय आपके ऊपर जो प्रेशर है, कल से जो एग्जाम की डेट आ गई है, तो कुछ बच्चे टेंशन में कि यार मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। इस समय को मैनेज कर लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। और 1 घंटा जो आपके एग्जाम हॉल का टाइम है, उसको यदि मैनेज कर लोगे तो कोई, इस दुनिया की कोई शक्ति आपको नहीं रोक सकती है ना। उसके बाद में बात करें कौन सा ग्रंथ कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, सभी को पता है, भगवत गीता। और इसके रचयिता कौन है, वेद व्यास, है ना। उसके बाद में रामायण की रचना किसने की है, वाल्मीकि जी ने, ठीक है ना। मैं पूछ रहा हूं आपसे, रामचरितमानस की किसने रचना की, रामचरित मानस की, तो ध्यान रखना इसकी रचना की है तुलसीदास। किसने की, तुलसीदास जी ने की। इसको भाई लिख देना, ठीक है ना। वाल्मीकि जी ने, अब माना जाता है कि जो ये रामायण है, वाल्मीकि जी एक डाकू थे, पानी लेके आ जाना। वाल्मीकि जी क्या थे, डाकू थे, लुटेरे थे। और कहते हैं कि एक दिन एक जंगल में एक ऋषि मुनि रहते थे, और ऋषि मुनि जी के, उन्होंने, भाई डाकू का काम क्या, लुटेरे होते हैं, उनका काम क्या, लूटना होता है, नहीं होते, वो किसी के नहीं होते, मंदिर को नहीं छोड़ते। चोर होते हैं क्या, मंदिर को देखते हैं क्या, मंदिर में चोरी कर लेते हैं। आप देखते हो न्यूज में भी आती है कि मंदिर में ये चोरी होगी, मंदिर में ये चोरी होगी। तो चोर का कोई कुछ नहीं होता है, घर की चोरी कर लेते हैं। तो वाल्मीकि जी जाते हैं, एक ऋषि रहते थे, उनकी कुटिया को चोरने के लिए। अब ध्यान रखना, प्राचीन समय में वास्तव में जो इस भारत को महान देश, देवों की भूमि क्यों कहा जाता है, यहाँ पर मतलब ऐसे ऐसे ऋषि मुनि आज भी है, लेकिन उस समय इतने ऋषि मुनि थे कि उनको हर चीज, है ना, आगे के बारे में भी जानकारी थी कि आगे क्या होने वाला है।
आगे कौन सी घटना होने वाली है, सारी चीज़ों का उनके पास में नॉलेज था। आज भी हमारे देश में ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, आज भी वो भक्ति में लीन है। महाकुंभ मेले में लगभग वो दर्शन करने के लिए आते हैं, और हमें यदि उनके दर्शन प्राप्त हो जाते हैं ना, तो मानो कि भगवान के दर्शन हो जाते हैं। बहुत कम चांस होता है कि उनके हमें दर्शन हो जाए। नीम करोली बाबा आपने नाम सुना है ना, बालाजी के भगत थे, अभी ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है। अब देख, इसका दिमाग तो यही था ना। बहुत अच्छे बाबे का नाम लिया तूने, आसाराम को ले ले। हाँ यार, कम से कम यार इतने संस्कार मत दिखा, है ना, ठीक है ना। नीम करोली बाबा सुना ना आपने, गुजरात पहले है ना, वो जाते हैं गुजरात, उनका पूरा परिवार था, शादी हो रखी थी, बच्चे भी थे। गुजरात जाते हैं, गुजरात में उन्होंने बालाजी का मंदिर भी बनवाया था। फिर वो उत्तराखंड चले जाते हैं। एक बार की घटना है, मतलब गुजरात से सफ़र करे थे ट्रेन का, तो उन नीम करोली बाबा जी के पास में टिकट नहीं था। तो रियल बात है ये, वास्तव में बात है ये, कोई कहानी नहीं है। तो ट्रेन से उतार दिया गया उनको, टिकट नहीं था, और ट्रेन वहां से 1 इंच भी आगे नहीं हिली थी। जितने भी मैकेनिक थे, जितने भी जो लोको पायलट होते हैं ना, वो इंजन सही करने, उनको बुला लिया, उनको समस्या भी नहीं मिली कि कौन सी समस्या है। इंजन सही था लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है। फिर पता चला कि आपने उस बाबे को उतारा था। फिर वापिस नीम करोली बाबा जी को, वो जो टीटी होता है ना, वो पैर पकड़ करके माफी मांगता है, ट्रेन में बिठाते हैं, और वो ट्रेन शुरू हो गई। वास्तव में ये रियल घटना है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, ध्यान रखना, नाम भूल गया, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, अभी वर्तमान में टॉप पे कौन है? एलन, हाँ एलन मैक्स है ना, वो आए थे नीम करोली, उनकी कंपनी बहुत घाटे में थी। नीम करोली बाबा ने आशीर्वाद दिया था उनको, वहां से आए थे, उनको पता ही नहीं था। उनकी पत्नी आई थी साथ में, और वो फिर दर्शन करके गए। आज वो दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन है, बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया था। तो ये वास्तव में है ना, आज भी ऐसे महान ऋषि मुनि हैं। तो ये वाल्मीकि जी के बारे में बता रहा हूँ, इनको भगवान के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि इन्होंने पहले चोरी की थी, डाकू था, लेकिन ऋषि मुनि के जब कुटिया को चोरी करने के लिए आते हैं, लूटने के लिए आते हैं, तो ऋषि मुनि को पता था कि ये चोर है। और उस कुटिया में, भाई महाराज की कुटिया में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर कहते हैं कि वाल्मीकि जी को उन ऋषि मुनि ने ज्ञान दिया था। वहां से उस समय से भक्ति में लीन हो गए थे। और कहते हैं कि जो रामायण काल है, जो है ना, जो रामायण है, आप पढ़ते हो ना, श्री राम, दशरथ, सीता, लक्ष्मण जी, ये रामायण है, ध्यान रखना, श्री राम से 1500 वर्ष पहले लिख दी थी। हाँ हाँ, अच्छा, आवाज नहीं, एक मिनट। हाँ राकेश खड़ा हो, एक बार खड़ा हो। एक मिनट, आवाज नहीं भाई ना, आवाज नहीं करेगा ना, मैं जवाब ये खुद देगा। इन्होंने प्रश्न किया, जवाब यही देगा ना। भगवान में आस्था है तुझे? भगवान में आस्था है ना? विश्वास है पूरा भगवान पे? विश्वास है? तो ऐसा कर, मतलब अब तुम बोलेगा कि भाई भगवान पे मुझे आस्था है, मुझे भगवान का आशीर्वाद है, यहाँ से कोई ट्रेन आ रही है, मैं इसके आगे कूद जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा, है ना? ये संभव नहीं है बेटा, है ना। मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी बात सुनो, लक का भी काम होता है, ध्यान रखना, किस्मत भी होती है, ध्यान रखना। सिलेक्शन में सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता है, भाग्य भी होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है ना। अब तू आशीर्वाद लेगा, तुझे कह का कह नहीं आ रहा है, सिर्फ आशीर्वाद से क्या होगा? कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब मेरी बात सुने, उससे ध्यान रखना, उसकी कंपनी क्या थी? घाटे में थी,
है, अब घाटे में थी, आशीर्वाद दे दिया, अब उसका बिजनेस फैल गया क्योंकि उन्होंने मेहनत की है भाई। अब तुझे भी मेरी बात सुनो, मैं बोल देता हूं तेरी नौकरी पक्की है तो तू ज्यादा मेहनत करेगा कि मेरी नौकरी फिक्स है, पढ़ेगा तो, है ना। अब ऐसा नहीं है तो कुछ पढ़ेगा ही नहीं, सो गया आराम से कि सर ने बोला कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता, ध्यान रखना। तो उन्होंने मेहनत की, घर जाके सोया थोड़ी है वो, उन्होंने अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाया भाई, है ना। ऐसा थोड़ी है कि वो जाके सो गया है, बाबे ने आशीर्वाद दे दिया, अब मेरे पास में पैसे ही पैसे, ऐसा नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है भाई। एक मिनट रुको। तो लग जाओगे, इसमें क्या है, मेहनत करोगे लग जाओगे, है ना। अरे भाई बेटा कन्फर्म तो है ना, तू कल मॉर्निंग में उठेगा या नहीं उठेगा ये भी नहीं है, आगे की क्यों सोच रहा है इतनी, है ना। अभी तो कन्फर्म ही है ना। अब ऐसा मेरी बात सुनो, होता ऐसा रियल में होता तो मैं भी आपके सामने हूं ना, है ना। अब मैंने इसको बोल दिया तो ये मतलब ये एग्जाम आने लायक पर्सन है क्या, है बढ़िया है। अब मैंने कन्फर्म बोल दिया, है ना। पहले विश्वास होना चाहिए, भगवान पे विश्वास करोगे तो कन्फर्म ही है। बाकी अब मान लो कुछ देश ऐसे भी है जो भगवान को मानते ही नहीं है, भगवान को मानते ही नहीं है भाई। और हमारे भारत में भी ऐसे कुछ है, मतलब लोग हैं जो किसी धर्म को भी नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते। हम ऐसे बोल दोगे कि हम भगवान को ज्यादा मानते हैं और वो नहीं मानते, वो भी जी रहे हम भी जी रहे, ऐसा थोड़ी होता। आस्था होती है भाई मन को संतुष्टि के लिए, ठीक है ना। महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता। क्या नाम है, जय संहिता, ठीक है ना। महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। उसके बाद में बात करें, महाभारत में कुल अध्याय कितने हैं, कितने हैं, 18 अध्याय। कितने अध्याय है, 18, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें, नेक्स्ट पर्सन है, महाजनपदों की कुल संख्या कितनी है, 16 महाजनपद है, ठीक है ना। राकेश खड़ा हो, इतिहास में था ना तुम क्लास में। अब मैं ही प्रश्न पूछूंगा तो तेरे से, तुम भी मेरे से, है ना। क्यों नहीं है भाई नोट्स, क्यों गांव, मेरी बात सुनो, ये नोट्स है ना तेरे पास में, ये तो नोट्स है ना तेरे पास में, कहां पे है तेरे, कहां पे भाई, तीनों के पास में नोट्स है ना तुम्हारे पास में, तीनों के पास में ना। तो मुझे ये बताओ किस ग्रंथ में महाजनपदों की संख्या 22 बताई गई है, किस ग्रंथ में या किस पुस्तक में महाजनपदों की संख्या 22 बताई गई है। उत्तर वेद ग्रंथ है, हाँ। मैंने पूछा है किस ग्रंथ में महाजनपदों की संख्या कितनी है, 22। बेटा ये एग्जाम में प्रश्न आएंगे ना, और तुझे याद कुछ नहीं है। 22 मैंने लिखा है भाई आपको, है ना। ये चीज याद नहीं है ना, तो क्यों पंचायती कर रहा है, पहले इसको पढ़, याद कर, है? क्या हुआ, क्या हुआ, तुझे पता है कन्फर्म क्या प्रश्न आएंगे, मुझे बता देना भाई, 15% इन बच्चों को मैं दे दूंगा, है तो भगवान है यार। अरे मैंने लिखा है भाई, पढ़ा है आपको, ऐसा थोड़ी है, तो याद क्यों नहीं है, तुझे याद होना चाहिए भाई। भाई मैंने आपको बताए थे कि 2 ग्रंथ थे, खड़ा रहे ना, बैठने को बोला मैंने क्या, ठीक है ना। मैंने आपको बताए थे ना, मैंने 3 ग्रंथों के बारे में बताया था, वाद नहीं भाई। एक तो है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर है निकाय, और एक है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, ठीक है ना। जैन और बौद्ध साहित्य, ये दोनों जैन और बौद्ध साहित्य है। इसमें ध्यान रखना महाजनपदों की संख्या कितनी बताई गई है, 16, ठीक है ना। मैंने एक ग्रंथ बताया था, उस ग्रंथ में महाजनपदों की संख्या 22 है।
लेकिन मैंने यह भी कहा था कि प्रामाणिक महाजनपद कितने हैं? 16 है। नीचे बैठो ना। 22 महाजनपदों का उल्लेख है पाणिनि की अष्टाध्याय। पाणिनि की अष्टाध्याय पुस्तक है। इस पुस्तक में 22 महाजनपद बताए गए। लेकिन ध्यान रखना, यह भी भाई इसको लिख देना, पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक में कुल 22 महाजनपद के बारे में बताया गया, लेकिन प्रामाणिक महाजनपद कितने हैं? 16। 16 महाजनपद है। इसमें बात करें तो दो जनपद में क्या था? गणतंत्र था। क्या था? गणतंत्र था। गणतंत्र था, ध्यान रखना। और विश्व में सबसे प्राचीनतम गणतंत्र के उल्लेख महाजनपदों में मिलता है। ठीक है ना। कुल 16 महाजनपद है, जिसमें वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में भारत में कितने महाजनपद है? 14। 2 महाजनपद भारत से बाहर है। एक तो है पाकिस्तान में और एक है अफगानिस्तान में। ठीक है ना। पाकिस्तान में कौन सा है? जिसकी राजधानी क्या थी? कंबोज कहां पे है? अफगानिस्तान में। और गांधार कहां पे है? पाकिस्तान में। जिसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। वर्तमान में पूछ ले, वर्तमान भारत में कुल कितने महाजनपद थे? 14। और अखंड भारत की बात करें तो 16, ध्यान रखना। ठीक है ना। पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक में 22 महाजनपदों का उल्लेख है। अब ध्यान रखना, हमें महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, ये प्रमाणिक है। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र ये दोनों ग्रंथ है, जैन और बौद्ध। इनमें हमें सर्वप्रथम 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, ध्यान रखना। ठीक है ना। अभी मेरी बात सुनो। अभी भारत की बात करें तो भारत में, वर्तमान भारत की बात करें तो वर्तमान में कितने? उस समय के 14 थे। ठीक है ना। अभी भारत के क्षेत्रफल में 14 ही है। और उस समय की बात करें जब पाकिस्तान अफगानिस्तान भारत का ही भाग था तो उस समय कितने थे? 16। अब ध्यान रखना, भारतीय इतिहास के, ध्यान रखना, भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है। ध्यान रखना, महाजनपदों का उदय हुआ था। इसे भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति कहा जाता है। ध्यान रखना, भारत की पहली नगरीय क्रांति है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। और भारत की दूसरी नगरीय क्रांति है महाजनपद। भारत में 16 महाजनपद थे। हमें जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय है बौद्ध ग्रंथ और भगवती सूत्र है जैन ग्रंथ। ठीक है ना। और पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक से 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद है मगध। और मगध में कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। कितने राजवंशों ने? 7 राजवंशों ने शासन किया, ध्यान रखना। ठीक है ना। और अभी वर्तमान में बात करें तो वर्तमान भारत में सर्वाधिक महाजनपद किस राज्य में थे? यूपी में लगभग 8 के आसपास में कितने महाजनपद थे। ठीक है ना। बात करें 16 महाजनपदों का उल्लेख किस वैदिक ग्रंथ में? ध्यान रखना, ये वैदिक ग्रंथ नहीं है। ठीक है ना। ठीक है ना। अब ध्यान रखना, इसको भाई पर्सन को इस टाइप लिखना, महाजनपद का उल्लेख है। ध्यान रखना, एक तो लिख देना जैन ग्रंथ। मैं इसको अलग से शॉर्टकट में लिखा रहा हूं ना, इसको याद ऐसे कर लो। देखो, लिख दो अपने पेज पे, साइड पे लिख दो महाजनपदों का उल्लेख। एक तो लिख देना अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर है निकाय, जो क्या था? बौद्ध ग्रंथ। और एक ग्रंथ लिख देना, है ना, जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। ठीक है ना। ये है आपके जैन ग्रंथ। ठीक है ना, जैन ग्रंथ।
उसके बाद में बात करें, उसके बाद में तो एक है पाणिनि की अष्टाध्याय, पाणिनि की अष्टाध्याय। इसमें ध्यान रखना इन दोनों में 16 महाजनपद है, ये प्रमाणिक है। क्या है? प्रमाणिक है। और इसमें 22, ध्यान रखना 22 महाजनपदों का उल्लेख है। लेकिन ध्यान रखना ये प्रमाणिक नहीं है। भाई आपसे पूछ ले, है ना, प्रमाणिक कौन सा है, तो प्रमाणिक क्या है? 16 है। ध्यान रखना। अब ध्यान रखना वैदिक ग्रंथ नहीं है ये, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र ये दोनों अलग अलग है। ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये प्रश्न ध्यान रखना, ये प्रश्न है, इसमें राइट आंसर है दोनों ही, ठीक है ना, राइट आंसर है दोनों ही, ठीक है ना, ये दोनों ही है, क्योंकि ये इन्होंने ऑप्शन दोनों साथ में दे रखे। अब इसमें ऑप्शन ध्यान रखना ये भगवती सूत्र की जगह और है ना, ये प्रश्न आ रखा है, और इसमें ध्यान रखना ये प्रश्न और है ना, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, और ये साथ में ऑप्शन है नहीं था, ठीक है ना। तब क्या हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय हो जाएगा। इसको लिख लो भाई, ये प्रमाणिक है ना, दोनों आ जाएंगे तो ऑप्शन ए और बी दोनों ऐसे आ जाएंगे, ठीक है ना। नहीं भाई ऐसा नहीं आएगा, ठीक है ना, ये दोनों आ जाएंगे ना तो दोनों में, ठीक है ना, दोनों ही क्या है? प्रमाणिक है, दोनों ही प्रमाणिक है। ध्यान रखना ये दोनों साथ में आएंगे। तब मेरी बात सुनो, ये प्रश्न मान लो कि दोनों साथ में आ गए, दोनों साथ में आ गए ना, तो ध्यान रखना ये एक ऑप्शन काट देता हूं मैं, है ना, ये ऑप्शन काट देता हूं, ये है ना, इसमें क्या लिखूंगा? सी व डी दोनों, ठीक है ना, सी और डी दोनों। तो भाई इस टाइप से प्रश्न आएगा। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? अब समझ लो, मगध के बारे में बात करें भाई, 16 महाजनपद थे, कितने थे? 16। अब 16 महाजनपद है, 16, इसमें सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद क्या था? मगध। वर्तमान में ध्यान रखना, वर्तमान में मगध की स्थिति के बारे में बात करें तो ये ध्यान रखना, वर्तमान में ये मगध है, ठीक है ना, ये, ठीक है ना भाई। कुछ भाग पश्चिम बंगाल का भी था, बिहार, उत्तर प्रदेश, लगभग पूर्वी भारत, ये एक मगध महाजनपद था, लगभग पूर्वी भारत, जिसमें प्रमुख केंद्र था बिहार। क्या था? बिहार। उसके बाद में आपको पता है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी थी गिरिब्रज, फिर बनेगी राजगृह, सॉरी, फिर बनेगी पाटलिपुत्र, है ना, पाटलिपुत्र, ठीक है ना, और एक राजधानी बनेगी राजगृह। ये 3 राजधानी थी, ध्यान रखना। और मैं बता रहा हूं ये दोनों राजधानी ध्यान रखना, ये बनेगी हर्यक वंश के समय, हर्यक वंश के समय, ठीक है ना। मैं बताऊंगा, आगे बात आएगी आपके हर्यक वंश, उनमें पाटलिपुत्र के बारे में, राजगृह के बारे में। लेकिन मगध का प्रारंभिक राजधानी क्या थी? गिरिब्रज। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि 16 महाजनपद में शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध था। कौन था? मगध। और मगध वर्तमान में ध्यान रखना, वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में एक तो बिहार है, बिहार है ना, यूपी का कुछ भाग है भाई, झारखंड भी है ना, पश्चिम बंगाल का कुछ भाग, ठीक है ना, उड़ीसा, ये पूर्वी, ये भाग है ये, ठीक है ना, ये क्षेत्र है लगभग, ठीक है ना। लेकिन मुख्य केंद्र है बिहार का। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र यानी पटना, आज का पटना है ना, उस समय ध्यान रखना पाटलिपुत्र था, है ना मेरी बात। 7 सिस्टर भी इसके ही भाग थे, क्योंकि ये पहाड़ी भाग से है ना, पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ था। भाई शक्तिशाली क्यों था मगध? शक्तिशाली क्यों था? एक तो ध्यान रखना, मगध में कुल 7 राजवंशों ने शासन किया है, 7 राजवंश। ध्यान रखना, मैंने एक ट्रिक भी बताई थी,
असीन मासों का 7, ठीक है ना। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मां से मौर्य, सुंग वंश, कैसे कण्व, है ना, और उसके बाद में सातवान, ठीक है ना। ये कुल 7 राजवंश है। मगध पे शासन करने वाला प्रथम राजवंश है हर्यक और अंतिम है सातवान, जिसे आंध्र सातवान राजवंश भी कहा जाता है, ठीक है ना। और बात करें सबसे शक्तिशाली राजवंश है मौर्य। कौन सा है? मौर्य, ध्यान रखना। हर्यक वंश की स्थापना किसने की है? ये मगध पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश है। किसने की है? अजातशत्रु। अब देखो मेरी बात सुनो, मैं हर्यक वंश के बारे में बताकर इस क्लास को क्या देते हैं? विराम देते हैं, ठीक है ना। हर्यक वंश, हर्यक वंश। अब ध्यान रखना, हर्यक वंश ये मगध पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश, मगध पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश, प्रथम राजवंश। अब ध्यान रखना, इस राजवंश को पितरहंता, ध्यान रखना, पितरहंता शासक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ध्यान रखना, हर्यक वंश के संस्थापक है बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या करके शासक बनता है अजातशत्रु। अजातशत्रु की हत्या करेगा उदयन, उदयन की हत्या करेगा नागदशक। 4 शासक बने। हर्यक वंश के 4 शासक है। संस्थापक है बिंबिसार, बिंबिसार का पुत्र है अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद में उदयन, उदयन के बाद में नागदशक। ये तो है प्रथम शासक और ये है अंतिम, अंतिम, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हर्यक वंश के संस्थापक है बिंबिसार, इसे पितरहंता शासक भी कहा जाता है, राजवंश, है ना। अब ध्यान रखना, कणिक किसे कहा जाता है? अजातशत्रु का अन्य नाम है कणक, कणिक, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, बिंबिसार को क्या कहा जाता है? श्रेणिक। क्या कहा जाता है? श्रेणिक कहा जाता है, ठीक है ना। इतना ज्यादा डीप से जरूरी नहीं है। अब मेरी बात सुनो, बिंबिसार ने मगध की पहली राजधानी किसे बनाया? राजगृह को। किसे बनाया था? राजगृह। अब समझना, अब फिर क्या होता है? अजातशत्रु के समय ही मगध की राजधानी क्या रहती है? राजगृह। फिर ध्यान रखना, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की है? पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की, ठीक है ना। और नागदशक के समय पाटलिपुत्र क्या बन जाती है? राजधानी बन जाती है, ठीक है ना भाई। ये आज की क्लास थी। अब बीच में देखो मेरी बात सुनो, 20-25 मिनट हमने खराब कर दिए, नहीं तो ये आज पूरे हो जाते हैं, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, आज क्या है? गुरुवार है क्या? ठीक है ना। कल मेरी बात सुनो, स्टैटिक जीके की क्लास है, खेल और खेल से संबंधित हमारा टॉपिक चल रहा था, ठीक है ना। और उसके बाद में भाई थोड़ी सी स्पीड रखो आप भी, और साथ में है ना मेरी बात सुनो, अभी मैं चेक भी करूंगा नोट्स में किस टाइप से आप पढ़ रहे हो ना, ठीक है ना। तो आज इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।